हाय फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो बैंकिंग सेक्टर एनालिसिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये की फैक्टर और की पैरामीटर है जिसके अनुसार बैंकिंग स्टॉक को इसके बगैर आप एनालिसिस कर पाएँ तो आप एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बैंकिंग स्टॉक्स है तो इस पैरामीटर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो हम लोग जैसा देख सकते हैं कि हमने इस टॉपिक को लाया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए। एनपीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो एनपीए क्या होती है? तो वन बाय वन हम लोग शुरू करेंगे। कोई भी एसेट का प्रिंसिपल अमाउंट या आपका इंटरेस्ट अमाउंट 90 डेज और उससे अधिक कोई भी लोन लेने वाला देने में फेल हो जाता है तो उसको एज पर आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार उसको एनपीए घोषित करना पड़ता है और वो एनपीए एसेट के तौर पे चला जाता है। जब ये एनपीए हो जाता है तो जिसके कारण से बैंकिंग की इम्पैक्ट क्या होगी? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इम्पैक्ट होगी, लिक्विडिटी इम्पैक्ट होगी एंड फाइनेंशियल हेल्थ या एसेट क्वालिटी इम्पैक्ट होगी। तो ये तीन इम्पैक्ट तीन पोजीशनों पे है। इसके लिए एनपीए इंपॉर्टेंट है। एनपीए तो सीधा बोल सकते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो वैसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो आपने 90 डेज से ऊपर लोन दिया है और वो 90 और उससे ऊपर दिनों से ना प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है ना इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है, चाहे लोन किसी टाइप का भी हो, तो बैंक उसको एज ए एनपीए में कंसिडर करती है और हर क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी को अपना एनपीए घोषित करना पड़ता है। तो ये हो गई मोटी बात। इसमें एनपीए क्या है कि एनपीए दो कैटेगरी से डिवाइड हो जाता है। एक ग्रॉस एनपीए जो ओवरऑल एनपीए को लेते हैं और एक होता है नेट एनपीए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ग्रॉस एनपीए क्या होता है। ग्रॉस एनपीए का फार्मूला देखेंगे। ग्रॉस एनपीए एसेट जो भी अमाउंट्स आपके आ रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल एडवांस, यानी आपने उसमें लोन कितना दिया है, एडवांस कितना दिया है, यानी लोन जितना दिया है उसमें से जो अमाउंट एनपीए हो रहा है ग्रॉस टोटल लेवल पे उसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 तो ग्रॉस एनपीए आ जाएगा। तो फॉर्मूला सिंपल है बट इसका स्टडी इतना सिंपल नहीं है। तो ग्रॉस एनपीए का फॉर्मूला आ गया। तो ग्रॉस एनपीए डिवाइडेड बाय टोटल एडवांस जो लोन दे रहे हैं और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम लोगों को सेक्टर वाइज देखना क्या है इसमें? इसमें देखना यह है कि कोई भी कंपनी ग्रॉस एनपीए कर रही है तो आपका एडवांस उसमें बढ़ना चाहिए। यूं नहीं कि आपके लोन देना कम कर दिए और एनपीए कम कर दिए तो उसमें कंपनी की ग्रोथ नहीं आएगी। जो टॉप लाइन ग्रोथ की बात करते हैं तो आपका एडवांस यानी लोन देने से होता है। तो एनपीए देखने के समय ये कनेक्ट करना है उसको प्रोपोर्शनली कि एडवांस भी बढ़ना चाहिए और एनपीए बढ़ रहा है तो एनपीए घटना चाहिए। दो तो एसेट क्वालिटी आपकी उस स्टॉक की उस कंपनी की सही होगी। तो अब इसमें नेक्स्ट लेवल देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनपीए में। नेट एनपीए क्या है? नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नेट एनपीए का फॉर्मूला सबसे पहले स्टडी करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। नेट एनपीए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय टोटल एडवांस मल्टीप्लाई बाय 100। नेट एनपीए अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल एडवांस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये नेट एनपीए आ जाएगा। तो नेट एनपीए एक्चुअली देखेंगे ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए से अगर आप प्रोविजन को माइनस करेंगे तो आपका वो अमाउंट नेट एनपी कहलाएगा। इस तरह से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आया कि नेट एनपी क्या है वो डायरेक्टली कैलकुलेट करना है। तो नेट एनपी अमाउंट वैसा अमाउंट जो नेट एनपीए में चला गया है डिवाइडेड बाय एडवांस। यहाँ भी देखिए एडवांस बढ़ना चाहिए। नेट एनपी निकालने के एडवांस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100 होनी चाहिए। देन फ्रेंड देख सकते हैं एनपीए को फर्क कौन डाल रहा है? प्रोविजन डाल रहा है। अगर आप प्रोविजन डाल रहा है तो प्रोविजन कवरेज रेशियो फिर हम लोग एनपीए के साथ अटैच करके देखते हैं। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या है? तो प्रोविजन कवरेज रेशियो के प्रोविजन फॉर एनपीए यानी जो नेट एनपीए हो रहा है उसके लिए आप जो अमाउंट रख रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। तो प्रोविजन डिवाइडेड बाय प्रोविजन फॉर एनपीए डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनपीए मल्टीप्लाई बाय 100, यानी जो भी आपका अमाउंट नेट एनपीए डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनपीए मल्टीप्लाई बाय 100 है वो आता है प्रोविजन कवरेज रेशियो। अगर आप किसी की लोन को देने में विफल रहे हैं तो वो आपका नेट एनपीए हो गया, ग्रॉस एनपीए हो गया। ग्रॉस एनपीए से प्रोविजन को माइनस कर दिया तो आपका नेट एनपीए आ गया। लेकिन वो नेट एनपीए में रिकवरी कैसे कर रहे हैं पैसा, यानी प्रोविजनिंग करके उस पैसे को लेके कैसे आ रहे हैं, कितना परसेंट लेके आ रहे हैं, तो ये आपका रेंज
70% से ऊपर होनी चाहिए, 70% से ऊपर होनी चाहिए प्रोविजनिंग। अगर वो प्रोविजनिंग 70% से ऊपर है तो आपका ग्रॉस को मिनिमाइज कर रहे हैं नेट में आने के लिए, तो वो बेटर पैसा रिकवरी ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो प्रोविजनिंग को हमेशा देखना है मिला के एनपीए पैरामीटर के साथ कि प्रोविजनिंग करके 70% से ऊपर पैसा क्या ला पा रहे हैं। अगर जो भी बैंक 70% से प्रोविजनिंग करके पैसा ला पा रही है वो एक बेटर पोजीशन कहलाती है एनपीए के बाद भी। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड विथ एनपीए से देखेंगे तो कैपिटल एडुकेशी रेशियो। ये कैपिटल एडुकेशी रेशियो क्या है? एडुकेशी का मतलब समझ पा रहे होंगे, इसका लेटरल टर्म है कोई एक ऐसा चीज एडुकेट अमाउंट है या नहीं, यानी सफिशिएंट, यानी कैपिटल सफिशिएंट है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा कि आपका एनपीए कैपिटल एडुकेशी रेशियो में देख सकते हैं, ये आपका अमाउंट करीब 9% ऑफ द पीएसयू बैंक के अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो कैपिटल एडुकेशी रेशियो यानी वो अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट आपका बैंक को रखना पड़ेगा आपके एनपीए को कवर करने के लिए। तो वो अमाउंट कितना होगा? पीएसयू के लिए 9% है और ये आपका 12% करीब निकल के आता है प्राइवेट बैंक के लिए। तो 12% से ऊपर कैपिटल एडुकेशी रेशियो है कि नहीं। तो एनपीए को कवर अप कौन करेगा? कैपिटल एडुकेशी रेशियो यहाँ पे करेगा और प्रोविजनिंग करेगा। तो प्रोविजनिंग अमाउंट के हिसाब से जैसे हमने बताया कवरेज रेशियो, तो ये दोनों को कवर अप करके देखना पड़ेगा, तभी आप एनपीए का सही से सटीक एनालिसिस कर पाएंगे। तो कैपिटल एडुकेशी रेशियो हमने जैसे बोला कि 9% से ऊपर प्राइवेट बैंकों के लिए और 11% से ऊपर 9% से ऊपर गवर्नमेंट बैंकों के लिए, पीएसयू के लिए, और 11% से ऊपर या 12% माने को आपको प्राइवेट बैंकों के लिए आपको मेंटेन करना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है एनपीओ को बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक सब स्टैंडर्ड एसेट जिसमें है, तो पहला सब स्टैंडर्ड एसेट है, दूसरा है डाउटफुल एसेट। ऐसा एसेट जो कि सब स्टैंडर्ड है, अब स्टैंडर्ड से बियॉन्ड है, यानी पैसा आने में उसमें दिक्कत है, तो रेंज क्या लगेगा इसका आरबीआई का? तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ऐसा एसेट जो लेस देन एंड इक्वल टू 12 मंथ, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग रह रहा है यानी आने की संभावना नहीं है, उसको हम लेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में। तो ये सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में इसको लेने के बाद ये करेगी क्या? तो यानी इसके लिए हम लोग फिर बैकअप क्या रखेंगे कि जो पैसा जो कि 12 महीना और उससे ऊपर, लेस देन एंड इक्वल टू एक साल, यानी 1 साल और उसके नीचे आने में डाउटफुल है, यानी 90 डेज का तो पोजीशन ऊपर हो गया, उसके बाद उस कैटेगरी में 3 मंथ के बाद का रेंज से 12 मंथ चला गया, तो लेस देन एंड इक्वल टू यानी 12 महीनों से कम या 12 महीना तक, अप टू 12 महीना तक वो पैसा आने में असफल रहा है, उसको सब स्टैंडर्ड एसेट करेंगे। वो पैसा आने वाला नहीं, बैंक को पता चल रहा है, वो बैंक को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए कवर अप क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखना है। तो जो पैसा आने में कवर है तो उसके लिए हम लोग को प्रोविजनिंग रिक्वेस्ट क्या करना है? प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट उसके लिए 15% एंड फॉर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो भी पैसा लोन दे रहे हैं उसका 15% वो पैसे का आपको उसको कवर अप करके चलना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो अगर आप कुछ लोन को देख रहे हैं कि ये पैसा आने वाला नहीं है और सब स्टैंडर्ड हो इतने साल हो, उसके 15% आपको बैंक को प्रोविजनिंग करके चलता है। इसलिए आप देखेंगे प्रोविजनिंग के कारण बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी में नुकसान होता है, नेट प्रॉफिट में, और इस कारण से ही कंपनी का कभी प्रॉफिट सडनली जंप करता हो या सडनली डाउन होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हो और एसेट क्वालिटी और लिक्विडिटी को भी हैम्पर करती है नेट एनपीए। नेक्स्ट कैटेगरी आता है नेट एनपीए के लिए, एनपीए के लिए डाउटफुल एसेट। ये डाउटफुल एसेट क्या कैटेगरी क्या है? तो डाउटफुल एसेट में एक वैसा एसेट जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी की कैटेगरी से तो क्रॉस कर गया है, जो कि मोर देन 12 मंथ में चला गया है। पहला कैटेगरी था सब स्टैंडर्ड जो हमारा लेस देन इक्वल टू 12 मंथ था, अब ये मोर देन 12 मंथ हो गया। तो ये 1 साल से ऊपर की कैटेगरी में जो पैसा नहीं आ रहा है उसको हम डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रखते हैं।
यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ऐसा पैसा जो कि अनसर्टेन है, डाउटफुल है और रिकवरी करने में डाउटफुल है, तो इस एसेट को सिग्निफिकेंट एज ए फाइनेंशियल हेल्थ पे इम्पैक्ट कर सकता है, उसको उस कैटेगरी को हम डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में लेते हैं। तो ये डाउटफुल अगर हो गया तो जाहिर सी बात है, इसके लिए प्रोविजनिंग के लिए हमको ज़्यादा रेंज पकड़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देख सकते हैं, इसका प्रोविजनिंग करना है, इसके लिए बैकअप तैयार करनी है उस एसेट के लिए जो कि डाउटफुल है, आने ही नहीं। इसके 20% टू 100%, ये रेंज और ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, चूंकि रेंज इसमें ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी का खेला इसी रेंज में हो जाता है। 20% टू 100% डिपेंड ऑन द एज ऑफ द डाउटफुल एसेट। आपका जितना एज होगा डाउटफुल एसेट का, जो कि 1 साल से ऊपर का रेंज ले लिए, इसलिए रेंज आपका 1 साल से ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो आपका 20% से 100% का प्रोविजनिंग करना पड़ सकता है। अगर 1 ईयर का है, दैट इज, अगर 20% अप टू 1 ईयर के लिए देख कितना लेना पड़ेगा, 20% लेना पड़ेगा, और 30% लेना पड़ेगा 1 to 3 ईयर्स के लिए, एंड 100% लेना पड़ेगा ओवर द 3 ईयर्स के लिए। तो यहाँ भी कैटेगरी डिफाइन की गई है, बैंक को ये फॉलो करना है कि प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कितना होगा। तो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट में 20% टू 100% जो कंप्लीटली डाउटफुल एसेट आ रहा, और उस उस एसेट के लिए जो 1 साल से ऊपर है उसको पकड़े थे। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी आ गई। 1 साल से ऊपर में से जो हो, अप टू 1 साल तक हो तो 20%, और 30% लेंगे 1 साल से 3 साल के बीच में हो तो 30% लेंगे, 3 साल का मतलब 30%, और जो 3 साल से ऊपर हो उसके लिए 100% की प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट है। प्रोविजनिंग और नेट एनपीए में 2 कैटेगरी को देख लिया। सब स्टैंडर्ड एसेट, जिसको बोला जो स्टैंडर्ड नहीं है, 90 डेज से ऊपर तो चला ही गया है और 1 साल से नीचे है। आज जो 1 साल से ऊपर है उसको भी देख लिया, उसमें प्रोविजनिंग देख लिया, 15%, 30%, और मोर देन 30% का 20%, 15% और 30% का रेंज। अब जो एसेट है जो लॉसी हो गई भैया, इसका कोई अता पता ही नहीं है, उसके लिए क्या करना है? ऐसा एसेट जिसका इंटरेस्ट कुछ भी ऑडिट हो गया, आरबीआई इंस्पेक्शन कर ली, लॉस है, नो रिकवरी वैल्यू, तो उस एसेट को लॉस ऑफ एसेट घोषित करना पड़ेगा बैंक को। तो इस ऐसा एसेट जो कि कंप्लीटली नहीं मिलने वाला है, लॉस हो चुका है, मिलना ही नहीं है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखेंगे? दिस लोन आर कंसिडर रिकवरेबल, मिलना नहीं है, एंड बैंक मस्ट राइटिंग देन ऑफ, रिटर्न में आपको इंटरनल ऑडिट करके बैंक को देना पड़ेगा कि हमने ऑडिट कर लिया भैया, ये पैसा आना नहीं है। इंटरनली थ्रू द सम सॉल्वेंसी वैल्यू में एग्जिस्ट, तो इसके साथ में सॉल्वेंसी वैल्यू को पकड़ना पड़ता है। तो ये एक सबसे खतरनाक पोजीशन है, जो कि आप अभी जो चल रहा है इंडसइंड बैंक का 600 करोड़ का इंटरनल ऑडिट हो चुका, एक्सटर्नल की बात चल रही है, तो वो उस केस में इस चीज को स्टडी करनी यहाँ पे जरूरी पड़ेगी इंडसइंड के कंडीशन में, कि लॉस ऑफ एसेट 600 करोड़ का क्या हो रहा है। तो उस तरह से इस कंडीशन में इसको कंसिडर करना है। जो कंप्लीटली एसेट जा रहा है तो उसके लिए प्रोविजनिंग कितना चाहिए, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट क्या है? ये इसको 100% प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड है। टिपिकली ये राइट ऑफ के कंडीशन में जाता है, और ये राइट ऑफ आरबीआई के हिसाब से ही हो पाएगा। तो फैक्टर में नेक्स्ट टर्म आ गया आपका राइट ऑफ, प्रोविजनिंग के साथ साथ राइट ऑफ आ गया। तो एक टर्म हम लोग एक रेशियो और देखेंगे जो प्रोविजनिंग प्लस राइट ऑफ को कंसिडर करके हम लोग एनालाइज करते हैं, और उससे हमको कंप्लीट डीप एनालिसिस आपका हो जाएगा ये सभी कंडीशनों का। फ्रेंड्स, लास्ट रेशियो जो कि एनपीए को कवर अप करता है और क्लियरिफाई करता है, पूरा क्लियर एनालिसिस करके निकाल देता है, क्रेडिट कॉस्ट टू क्रेडिट रेशियो। कॉस्ट टू क्रेडिट रेशियो में क्या आ रहा है? प्रोविजन आ रहा है, आपका प्रोविजन अमाउंट आप रख रहे हैं, और जो पैसा हमने जिससे जो कहा कि राइट ऑफ, जो पैसा आना ही नहीं है, वो राइट ऑफ कंडीशन में जो पैसा चला गया, वो दोनों को जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय टोटल एडवांस, आपने एडवांस कितना दिया है उसको देख ली क्या आ रहा है। ये रेशियो आपका 2% से नीचे होना चाहिए। ये रेशियो आपका राइजिंग रेशियो इज ए
ये राइजिंग रेशियो एक कंसेंट आपका 2% से नीचे होना चाहिए। राइजिंग मतलब 2% से अगर ऊपर हो रहा है क्रेडिट क्रेडिट कॉस्ट रेट है, जो पैसा दे रहे हैं उसपे जो कॉस्ट बैठ रहा है, कि जो पैसा नहीं आने वाला है, जो एनपीए हो जा रहा है, एनपीए के बाद भी जो राइट ऑफ हो जा रहा है, और जो जो पैसा बैंक बोल रही है कि नहीं भैया ये हमको प्रोविजन में रखना पड़ रहा है, तो ये 2% से नीचे है तो बेटर है। अगर ये ऊपर है तो ये रेड फ्लैग एंड कंसर्न है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कंप्लीट एनालिसिस बैंकिंग के जो की पैरामीटर से किया है। सिर्फ एनपीए और नेट एनपीए नहीं किया है, राइट ऑफ के बारे में भी बात की है, प्रोविजनिंग अमाउंट के बारे में बात की है, प्रोविजनिंग कैसे करते हैं वो बात की है। और इसको समराइज वे में देखा तो नेट एनपीए हमारा 1 से कम होना चाहिए, ग्रॉस एनपीए 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए का भी के बीच में जो प्रोविजनिंग अमाउंट रख रहे हैं, वो प्रोविजनिंग परसेंटेज जो है वो आपका करीब 70 से ऊपर होना चाहिए। और लास्ट एंड लास्ट कैपिटल एडुकेशन रेशियो, आपके पास कैपिटल कितना लेके आके बैंकिंग कर रहे हैं एसपीएसयू और आरबीआई के अनुसार, वो आपको मेंटेन करना है 9% टू 11% और मोर देन 11%। तो उस हिसाब से आप चारों पैरामीटरों को मिलाएंगे, एनपीए का कंप्लीट पोस्टमार्टम हो जाएगा। ये एक वैल्यूबल एक्चुअली बोला जाए तो ये बहुत एक वैल्यूबल मैसेज है और वैल्यूबल वीडियोज़ है। इसको आगे शेयर करें, कमेंट्स करें, और इससे रिलेटेड जो भी बैंकिंग सेक्टर का, चूँकि अभी हमारा एक सेशन ही बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड चल रहा है और हमने बैंकिंग सेक्टर के आधे-आधे घंटे की वीडियो बनाए हैं, तो उसमें वीडियो लंबा हो मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसको सीखना होगा वो पेशेंसली इस चीज़ों को सीखेगा। जो क्वेश्चन होगी आप करेंगे, चूँकि आपके पास में देखेंगे कि प्राइवेट बैंकिंग के हमने भी एनालाइज़ किया है कि कोई भी 10% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग, प्राइवेट होल्डर की होल्डिंग नहीं है। सभी लोग घुसे पड़े हैं जो ऐसे बैंक में जिसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इसलिए एनपीए को हमने डिस्कस किया पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और वो छोटे-छोटे टिकट साइज़ वाले बैंकों में घुसे हुए हैं। तो उसके पास, आपके पास में जो भी बैंक है उसमें क्या प्रॉफ़िट देगा मुझे पता नहीं, बट आप ये इसको स्टडी कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफ़िटेबिलिटी को कैसे डेंट मार रहा है एनपीए, आपके एसेट क्वालिटी को कैसे डेंट मार रहा है एनपीए, और आपके लिक्विडिटी को कैसे डेंट मार रहा है एनपीए। जैसे अभी भी रिसेंटली आरबीआई की गाइडलाइन आएगी कि लिक्विडिटी को कम रखने के लिए क्लियर किया गया है। तो उस गाइडलाइन के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएँगे कि बैंकिंग सेक्टर को एनालिसिस करने के लिए आरबीआई की क्या-क्या गाइडलाइन अभी रिसेंटली है, उससे क्या बैंकिंग को इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अभी देखेंगे बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है और सभी स्टॉक अप ट्रेंड में है, और बैंकिंग स्टॉक के बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं। हमने एचडीएफसी का भी एनालिसिस करके दिखाया है, एक्सिस का भी किया है, इंडसइंड का भी किया है, आईसीआईसीआई का भी किया है, एक्सिस बैंक का भी, जो मुझे उतना बेहतर नहीं है, लेकिन पब्लिक फ्लेवर में एक्सिस बैंक जो कि 9% होल्डिंग पब्लिक सेक्टर की इसमें चल रही है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर से हो आप इसको ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल बेसिकली ये कुछ जितने वीडियोज़ हमने डाले हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर एंड बैंकिंग एंड निफ्टी एनालिसिस के बैंक निफ्टी के ऊपर ही है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।